ये दोस्तों 22 मई के बाद मैं वीडियो नहीं डाला था, तो 23, 24 और 25 तीनों दिन का एक ही वीडियो में बना देता हूँ। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएन पन्नीकर पर पुस्तक जो कि जिसका नाम है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया का विमोचन किया है। ठीक है, देखिए यह घटना मई 2026 में हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में पीपी साथ्यन द्वारा लिखित पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द हिस्ट्री ऑफ पीएन पन्नीकर का विमोचन किया। ठीक है, इसका जो प्रकाशक था यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए यह पुस्तक पीएन पन्नीकर की विरासत पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने केरल में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन और साक्षरता अभियान का नेतृत्व किया था। उनका नारा था बायूची बल्लारुका, मतलब इसको हिंदी में पढ़े और बढ़े था। ठीक है, देखिए पीएन पन्नीकर, उन्हें केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ग्रंथशाला संघ को कुछ कमरों से बढ़ाकर 6000 से अधिक पुस्तकालयों के नेटवर्क में बदल दिया। भारत सरकार 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को राष्ट्रीय पठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे के रूप में मनाती है। ठीक है, 19 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस 2026 जो कि 21 मई है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 मई को सांस्कृतिक विविधता, संवाद और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाता है। देखिए यूनेस्को घोषणा जो है, यूनाइटेड नेशंस, नवंबर 2001 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को इस दिवस के रूप में घोषित किया। देखिए यह दिवस जो है पहली बार 21 मई 2003 को मनाया गया था। इसका नेतृत्व यूनेस्को द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस जो कि 21 मई को मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक आतंकवादी हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। देखिए 21 मई 2026 को राजीव गांधी जो कि भारत के 6ठे पीएम थे, उनकी 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, 1992 में भारत सरकार ने 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में नामित किया था। देखिए इसका आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश पाकिस्तान जो कि पहले स्थान पर रहा है। भारत 6.428 के स्कोर के साथ 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो 2025 का है, उसके लिए मेजर अभिलाषा बराक को नामित किया गया है। देखिए भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली भारत की तीसरी सैन्य अधिकारी है। उन्हें लेबनान में शांति मिशन के दौरान महिलाओं और लड़कियों के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। वहाँ उन्होंने फीमेल एंगेजमेंट टीम यहाँ इन्होंने इस टीम का नेतृत्व किया था। ठीक है, देखिए 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी बनी थी और यह जो पायलट बनकर इतिहास रच चुकी है 2022 में। देखिए इसका यूनिफिल का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन LEBANON। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, देखिए अटल पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन के लिए PFRDA का फुल फॉर्म जो होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है,
देखिए, अटल पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन के लिए PFRDA ने कर्नाटक ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए, बैंक ने अपने लक्ष्य का 142% हासिल करते हुए 2.49 लाख से अधिक नए APY खाते खोले, यानी कि अटल पेंशन योजना खाते खोले, जो कर्नाटक के सभी बैंकों में सर्वाधिक है। ठीक है, इसी के लिए इन्हें PFRDA ने कर्नाटक ग्रामीण बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, देखिए, अनुराग गर्ग NCB के महानिदेशक के रूप में कार्यकाल विस्तार, इनको NCB का महानिदेशक बनाया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग का कार्यकाल 31 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया है, जो कि पुराना जो डेट था वो कितना था, 23 मई 2026 था। अब नई तारीख जो है 31 जुलाई 2027 तक है। ठीक है, और यह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है। देखिए, उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। देखिए, यह सिंगल स्टेज ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 700 से 900 किलोमीटर है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विमोचन से है, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ये अभी पहला क्वेश्चन यही था, फिर से है। देखिए, 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय पठन दिवस। ठीक है, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, जो कि 21 मई को मनाया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाता है, ताकि विभिन्न संस्कृतियों के बीच शांति और सतत विकास को बढ़ावा दिया सके। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 2021 में की गई थी और पहली बार यह 2003 में मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा, 19 से 20 मई 2026 तक मोदी जी इटली यात्रा पर थे। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी के नियंत्रण पर द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त राजनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 की समीक्षा की है। और PM मोदी को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इसमें जो प्रमुख समझौता हुआ है, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री परिवहन और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में 10 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए, वर्ष 2027 को सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए, अभी जो बहुत फेमस हुआ था कि मोदी जी जो इटली यात्रा पर गए थे, जहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी से मिले थे, तो उन्होंने इनको जो गिफ्ट दिया है, उस चॉकलेट का क्या नाम है, जो टॉफ़ी गिफ्ट किया गया है उस टॉफ़ी का नाम है मेलोडी। ठीक है, इसमें मेलोनी का भी नाम आ रहा है और मोदी का भी नाम आ रहा है। ठीक है, देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट से प्रश्न है कि स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026। भारत अब दुनिया का सबसे बड़े कार्बन बाजारों में से एक है। वर्तमान में वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणालियाँ 29% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कवर करती है। देखिए, उत्सर्जन व्यापार प्रणालियाँ और कार्बन टैक्स से होने वाला राजस्व पिछले दशक में 3 गुना बढ़कर $107 बिलियन से अधिक हो गया है। ठीक है, ये विश्व बैंक का रिपोर्ट था कार्बन बाजार से। देखिए, RBI द्वारा सरकार को जो डिविडेंड मिला है वो देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,11,074 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरण यानी कि सरप्लस ट्रांसफ़र मंजूर किया है। ये जो है आकस्मिक जोखिम बफर, इसे 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म क्रेडिट रेफरेंस ब्यूरो। देखिए, स्काइडो को गिफ्ट सिटी और RBI को मंजूरी। देखिए, सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म स्काइडो को गिफ्ट सिटी में भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। ये जो PSP है, भुगतान सेवा प्रदाता, इसका इंग्लिश होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। देखिए, यह कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुमुद्रा संग्रह और ई-मनी अकाउंट जैसी सेवाएं देने में सक्षम बनाएगा। देखिए, फिनटेक जंप को IRDAI लाइसेंस। देखिए, फिनटेक प्लेटफॉर्म जंप को बीमा वितरण के लिए IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
IRDAI, इसका फुल फॉर्म देखते हैं IRDAI का। ये तो इंश्योरेंस है, तो आई से इंश्योरेंस हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, यह प्लेटफॉर्म ग्राहक को व्यक्तिगत वित्तीय और बीमा सिफारिशें देने के लिए AI का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये जो था फिनटेक प्लेटफॉर्म जंप को बीमा वितरण के लिए IRDAI से कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस प्राप्त हो गया है। ठीक है, देखिए, मेजर अभिलाषा बराक को सम्मान, मेजर अभिलाषा बराक को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी पहले भी आया है अभी। देखिए, अगला क्वेश्चन है जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डैशबोर्ड का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए 2 नई डिजिटल पहल शुरू की है। पहला है एक और दूसरा है, तो पहला है जीवन ज्वाइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। यह ऐप वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम और आपातकालीन सहायता की जानकारी देता है। और शतायु जो है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। यह एक डैशबोर्ड है जो देश भर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, यह है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। और यह शुरू कब किया गया है? ये किया गया है 22 मई 2026 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ANRF ने 10 बहुविषयक अनुसंधान केंद्रों का चयन किया। ANRF है क्या? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने 10 बहुविषयक अनुसंधान केंद्रों का चयन किया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने अपनी कंजर्वेंस रिसर्च सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत 10 संस्थानों को चुना है। जटिल सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान को एक साथ लाना है इसका उद्देश्य मेन। इसका जो फंडिंग है, चयनित केंद्रों को 5 वर्षों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसमें IIT गांधीनगर, IIT कानपुर और IIT धारवाड़ जैसे संस्थान शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ITBP का पहला महिला माउंट एवरेस्ट अभियान सफल। देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अपनी पहली महिला पर्वतारोहण टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। इसमें 11 महिला पर्वतारोही और सहायक सदस्य शामिल थे। इसी दौरान सीमा सुरक्षा बल की टीम ने भी मिशन वंदे मातरम के तहत एवरेस्ट फतह किया। इसका उद्देश्य एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा हटाकर क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर अभियान का समर्थन करना था। ठीक है, देखिए, ITBP का पहला महिला माउंट एवरेस्ट अभियान जो सफल हुआ है, यह हुआ है 21 मई 2026 को हुआ है। और 21 मई 2026 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, इस पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। यह देश की बेटियों के साहस और नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण भी है। देखिए, यह जो 11 महिला पर्वतारोही और सहायक सदस्य शामिल थे, इसमें सहायक सदस्य कितने थे? 3 शामिल थे और 11 महिला पर्वतारोही थी शामिल इसमें। और यह जो तय किया गया है, यह नेपाल की तरफ से साउथ कोल रूट जो है उसके जरिए चढ़ाई की गई थी। ठीक है, नेपाल की तरफ से साउथ कोल रूट के जरिए चढ़ा गया था इस पर। और टीम की पहली सदस्य ने रात के 12:52 शिखर पर अपना पहला कदम रख के इतिहास रचा है। और इसके बाद सभी 11 महिला जवान एक एक करके चोटी पर पहुंचने में सफल रही। सबसे पहले 12:52 पर इस टीम की जो पूरे सदस्य की पहली महिला थी, पहली महिला सदस्य ने
रात 12:52 पे शिखर पे पहला कदम रखा। उसके बाद बाकी में भी बारी बारी से कदम रखा। और इनका जो मुहिम है कि क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर, ठीक है, ये अभियान था इनका। और मिशन वंदे मातरम के तहत एवरेस्ट फतह किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि BIT मेसरा और NESAC के बीच समझौता, ठीक है। BIT जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC, इसका है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था सितंबर 2000 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC ने भूस्थानिक अनुसंधान और AI को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इसके तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के लिए शैक्षणिक पहुंच सुधारी जाएगी और रिमोट सेंसिंग और GIS जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शोध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में भारत डिजिटल संवाद का शुभारंभ। भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ने भारत डिजिटल संवाद लॉन्च किया है। इसका जो लक्ष्य है, यह डिजिटल संप्रभुता और बुनियादी ढांचे की नीति पर चर्चा के लिए भारत का पहला समर्पित राष्ट्रीय मंच है। यह डेटा स्वराज के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।